हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से चल रही होगी आप सभी की सीईटी, रीट या आप जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसकी तैयारी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। और आज थोड़ा सा भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश की आपको क्लास देता हूँ। तो हमारा टॉपिक एक वर्ण विचार पूरा हो चुका है और अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक हमारा संधि। एक ना बोलते हैं कि बच्चों के बीच में एक ऐसा बन जाता है कि संदीप बहुत मुश्किल टॉपिक है, हमें आता नहीं है, हम कर नहीं पाएंगे, इसके क्वेश्चन हमसे होंगे नहीं। तो देखो भाई, अगर आपने अच्छे से हिंदी एक बार पढ़ ली मेरे से, एक बार पढ़ी, उसके बाद आपने नोट्स बनाए और उनको नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया और जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ वो आपने अच्छे से बना लिए, तो आपका संधि के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, बट अच्छे से पढ़ी तो। ठीक है, ऐसे ना हो कि आप बैठे हो, बस वो क्लास आंखों के सामने से निकाल दी, फिर बोलो कि हमें समझ नहीं आया। नहीं, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको संधि अच्छे से करवा दूंगा। चलो, संधि होती क्या है? संधि, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर हम पूछे कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मेल या समझौता। मेल या समझौता। क्या अर्थ होगा? मेल या समझौता, अर्थात दो शब्दों के बीच में हमने मेल करवाना है, समझौता करवाना है और उससे एक नया शब्द बना देना है। ठीक है, परिभाषा भी लिख लेते साथ साथ में, इसकी परिभाषा क्या होगी, क्या करना है, संधि की परिभाषा क्या होगी। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। संधि कहा जाता है कि हमने दो वर्णों का मेल किया, उसमें बदलाव होगा और वो संधि कहलाएगा। इतनी बात समझ आ गई? पहली बात, शाब्दिक अर्थ मेल या समझौता होगा। दूसरी बात, दो वर्णों का मेल होगा, उससे उत्पन्न विकार अर्थात बदलाव होगा। विकार का अर्थ होता है बदलाव, किसी चीज में बदलाव आ जाना। ठीक है, तो वो संधि कहलाएगा। अब ये बदलाव कैसे होंगे, क्वेश्चन आता है ना कि बदलाव कैसे होंगे। बदलाव कैसे होंगे, आपको हर एक चीज लिखवाऊंगा अभी साथ में, आपको दिक्कत ना आए। बदलाव कैसे होंगे कि सर बदलाव होते कैसे हैं? तो पहली बात हम थोड़ा साइड में देख लेते हैं कि संधि होती कहां है, कहां होगी संधि। ये छोड़ो, एक बार बदलाव नहीं, पहले हम देखते हैं कि संधि होगी कहां। क्वेश्चन अगर आए कि कहां होगी संधि, ठीक है, तो हमारे पास दो शब्द होंगे, दो शब्द होंगे। ठीक है, हमें दो शब्द होंगे, एक ये, एक ये, दो शब्द हों हमारे पास। अब संधि कहां होगी? तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इनके बीच संधि होती है। लिख देता हूं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द के कर लेना भी सही लिखना, पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में संधि होती है। ये मैं ऊपर बना देता हूं ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। कहा कि पहला शब्द उसका अंतिम वर्ण, दूसरा शब्द उसका पहला वर्ण।
इन दोनों के बीच में संधि होती है। इतना समझ आ गया। अब बदलाव क्या होंगे? बदलाव क्या होंगे? बदलाव क्या होंगे कि हमने हमने लिखा है ना कि विकार, विकार का अर्थ क्या होगा? बदलाव। कि बदलाव आएगा, दो वर्णों का मेल होगा और उसके बाद उनमें बदलाव आ जाएगा। तो बदलाव आएंगे क्या क्या? तो अगर मैं नंबर 1 लिखूं कि दो वर्ण मिलकर एकाकार हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, कि ये दो वर्ण मिलेंगे, इधर बना लेते हैं हम कि ये पहले शब्द का अंतिम, ये दूसरे शब्द का पहला, कि ये दोनों वर्ण मिलेंगे और मिलकर एक ही बन जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, दो वर्ण मिलकर किसी नए वर्ण का निर्माण करते हैं, नए वर्ण का निर्माण करते हैं, नए वर्ण का निर्माण करते हैं। अर्थात अब मान लो ये दो वर्ण मिले और इनके बीच में एक तीसरा वर्ण नया पैदा कर लिया, कि ये दो तो आए आए, तीसरा एक नया भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब दो वर्ण मिलेंगे और तीसरे वर्ण का निर्माण कर लेंगे, नया वर्ण का एक आ जाएगा आगे बीच में। ठीक है, तीसरा, तीसरा प्रकार कि दो वर्णों में से एक का लोप हो जाएगा। लोप मतलब हटना, लोप हो जाएगा और एक, और दूसरा करना, और दूसरा यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। मान लो दो वर्णों का मेल हुआ तो पहला तो क्या होगा? कट जाएगा, दूसरा सही का सही रहेगा, एक का लोप हो जाएगा, हट जाएगा, एक रहेगा। ठीक है, तो दो तीन प्रकार है जिनसे क्या होता है कि संधि मान लो बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, दो तीन ही है जिनसे बदलाव होंगे, या तो एक दो वर्ण मिलकर एक हो जाएंगे, या किसी नए वर्ण का निर्माण कर लेंगे। अच्छा, नया वर्ण जो निर्माण होगा, मतलब नया वर्ण जो आता है तो उसको आगमन बोला जाता है, आगमन। और जब हटता है तो उसको क्या बोला जाता है? लोप बोला जाता है। ठीक है, या फिर एक का लोप होगा और एक यथावत रहेगा। तो तीन प्रकार से संधि होती है। अब आपको पता चल गया शाब्दिक अर्थ, मेल या समझौता। परिभाषा, दो वर्णों का मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। संधि होगी कहां? तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में संधि होगी। बदलाव क्या होंगे? तो दो वर्ण मिलकर एकाकार हो जाते हैं। दूसरा, दो वर्ण मिलकर किसी नए वर्ण का निर्माण करते हैं, और दो वर्ण में से एक का लोप होता है और एक दूसरा यथावत रहता है। यहां तक समझ आ गया? तो एक बार लो आप स्क्रीनशॉट, तो तुम फिर पाने। हो गया। अब एक क्वेश्चन होता है कि सर संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो प्रकार से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि संधि कितने प्रकार से होती है। संधि कितने प्रकार से होती है? कितने प्रकार से होती है? मैं यहां संधि के प्रकार नहीं बोल रहा हूं, संधि कितने प्रकार से हो सकती है। तो पहली बात, या तो मैं बना रहा हूं ऐसे कि यहां आपका पहला शब्द होगा, उसका अंतिम वर्ण, और दूसरा शब्द होगा उसका पहला वर्ण। यहां हम उत्पन्न विकार करेंगे, तो या तो ये होगा स्वर का योग, स्वर से होगा, अर्थात पहले वर्ण का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर होगा। या स्वर योग विसंग, स्वर योग व्यंजन होगा, कि पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो तो स्वर हो गया, दूसरे पद का पहला जो वर्ण है वो व्यंजन हो गया। या व्यंजन प्लस स्वर हो सकती है, व्यंजन योग
स्वर हो सकती है कि पहला व्यंजन दूसरा स्वर हो जाएगा, या व्यंजन योग व्यंजन हो सकती है, या व्यंजन योग व्यंजन की दोनों तरफ ही व्यंजन हो सकते हैं, या फिर स्वर योग व्यंजन हो सकता है, अरे सॉरी, या फिर विसर्ग योग स्वर कि विसर्ग के बाद स्वर आ सकता है, या विसर्ग के बाद व्यंजन आ सकता है। ये 6 तरीके हैं जहां संधि हो सकती है। कैसे? या तो पहला जो पहले शब्द का जो होता है अंतिम वर्ण स्वर होगा, दूसरा शब्द उसका पहला वर्ण भी स्वर होगा, या स्वर के बाद व्यंजन आ सकता है, या व्यंजन के बाद स्वर आ सकता है, व्यंजन के बाद व्यंजन भी आ सकता है, या फिर विसर्ग। विसर्ग मैंने आपको बताया था ना, ये जो होता है, ये जो होता है, ये विसर्ग मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, पिछली क्लास में आपको अच्छे से बता चुका हूं। तो ये होते हैं प्रकार। अब संधि के प्रकार हम यहीं से निकाल लेते हैं। संधि कितने प्रकार होती है? 3 की। तो जब स्वर के बाद स्वर का ही मेल हो जाए, जब स्वर के बाद स्वर का ही मेल हो जाए तो वो एक प्रकार होता है स्वर संधि। यदि दोनों तरफ स्वर हो, कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर हो, दोनों तरफ स्वर हो, तो क्या होगा? स्वर संधि होगा। यदि एक तरफ भी व्यंजन आ जाए, दोनों में से एक तरफ भी व्यंजन आ जाए, या तो पहला शब्द वर्ण व्यंजन आ जाए, दूसरा शब्द व्यंजन आ जाए, या दोनों ही व्यंजन आ जाए, तो 2 नंबर क्या होगा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि। और एक तरफ भी विसर्ग आ गया, एक तरफ भी हमें विसर्ग मिल गया, तो क्या होगा? नंबर 3 विसर्ग संधि। क्या होगी? विसर्ग संधि। तो ये आ गया आपके संधि के प्रकार, संधि के प्रकार या भेद। ठीक है, अच्छे से समझा गया कि संधि 6 तरीके से होती है। ठीक है, स्वर के बाद स्वर हो, स्वर के बाद व्यंजन हो, व्यंजन के बाद स्वर हो, व्यंजन के बाद व्यंजन हो, विसर्ग के बाद स्वर हो, विसर्ग के बाद व्यंजन हो। तो ये 6 प्रकार है। स्वर के बाद स्वर हुआ तो स्वर संधि, स्वर के बाद व्यंजन हुआ, व्यंजन के बाद स्वर हुआ, व्यंजन के बाद व्यंजन हुआ तो व्यंजन संधि, विसर्ग के बाद स्वर हुआ या विसर्ग के बाद व्यंजन हुआ तो विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहां तक होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने इतनी सी स्लाइड में आपको अच्छे से समझाया है। पहला शाब्दिक अर्थ परिभाषा आपको बता दी, संधि कहां होगी, तो पहले शब्द का, ये पहला शब्द है आपका, लिख देता हूं अगर मैं आपको समझ नहीं आए तो। पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों में संधि होगी, सॉरी। ठीक है, बदलाव क्या होंगे कि 2 वर्ण मिलकर एक आकार हो गए, या 2 वर्ण मिलकर किसी नए वर्ण का निर्माण कर लेते हैं जिसको हम आगमन बोलते हैं, या 2 वर्ण में से एक का लोप हो जाता है जिसको हटना बोल सकते हैं, और दूसरा व्यंजन, दूसरा वर्ण यथावत रहेगा। फिर संधि कितने प्रकार से होती है, तो 6 प्रकार से हो रही है। स्वर योग स्वर, स्वर योग व्यंजन, व्यंजन योग स्वर, व्यंजन योग व्यंजन, विसर्ग योग स्वर और विसर्ग योग व्यंजन। इससे हमने 3 प्रकार निकाले हैं, कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहां तक ले लो आप स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं आगे। हो गया? चलो, तो पहले हम करते हैं स्वर संधि। पहले हम कौन सा करते हैं? नंबर 1 स्वर संधि। क्या करते हैं? स्वर संधि। तो क्या था? जब दो स्वरों का मेल, जब 2 स्वरों का मेल हो और उनमें विकार उत्पन्न हो, विकार उत्पन्न हो, उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे
स्वर संधि कहते हैं। मतलब जब दोनों तरफ स्वर हो, यहां देख लिया ना, जब दोनों तरफ क्या होंगे, स्वर होंगे, तो उसको स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब यह 5 प्रकार की होती है। यह 5 प्रकार की होती है। मतलब इसके भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 प्रकार, 5 भेद होते हैं। अब मैंने बहुत बार प्रश्न देखा है कि स्वर संधि के भेद से प्रश्न आ जाता है कि कौन सा स्वर संधि का भेद या प्रकार है और कौन सा नहीं है। बच्चों को ये 5 प्रकार नाम तक याद नहीं होते, तो आपको ये नाम तो दिमाग में रट लेने हैं कि ये तो हमें आते हैं। आप रात को नींद में थप्पड़ मार के उठा के पूछ लो, फिर भी हमें आते हैं। कौन कौन से? तो नंबर 1 आपका दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। और नंबर 4 यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। ठीक है, और नंबर 5 आपका होगा अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार है। आपको 5 नाम याद होने चाहिए, कैसे भी कुछ भी करो, दिमाग में बिठा लो इन 5 नामों को। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये तो आपको आने ही चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, अब ये 5 जो आपके प्रकार हैं, इनसे आगे नियम निकलेंगे संधि के। बहुत सारे नियम निकलेंगे, वो नियम हमने पढ़ने हैं और उन नियमों के हिसाब से हमने उदाहरण बनाने हैं। ठीक है, अब मेल मैंने आपको बता दिया कि दोनों तरफ जब स्वर संधि कर रहे हैं तो हमारा पहला शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरा शब्द का पहला वर्ण दोनों ही स्वर होंगे। दोनों ही स्वर होंगे। स्वर होते कितने हैं? तो स्वर होते हैं 11। तो 11 स्वरों का मेल ही है जो आगे लेके जाना है। ठीक है, चलो तो पहले हम करते हैं शुरू अपना नंबर 1। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अब इसके 3 नियम बनते हैं। 3 नियम। दीर्घ देखो क्या होगा, जब दो समान स्वर मिलकर, जब दो समान की जगह करो, दो सहजातीय स्वर मिलकर, दो सहजातीय स्वर मिलकर एकाकार हो जाएं, या ऐसे कर लो, सहजातीय स्वर मिलकर विकार उत्पन्न करें, विकार उत्पन्न करें, तो वहां दीर्घ स्वर संधि होगी। तो वहां दीर्घ स्वर संधि होगी। मतलब सहजातीय मतलब कैसे? हमारे पास 3 ही जोड़े हैं। कौन कौन से? कि हमारे पास ए और आ है, हमारे पास ई और दीर्घ ई है, और हमारे पास उ और दीर्घ उ है। ये 3 ही जोड़े हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ए और आई भी तो है, ओ और औ भी तो है। दिमाग में आ रहा है ना? आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि ये भी तो समान जोड़े ही हैं। नहीं, हमने इनको बनाया है। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में ही कि जब हम ए या आ का मेल ई या दीर्घ ई से करते हैं तब इनका निर्माण होता है। जब हम ए या आ का मेल उ या दीर्घ उ से करते हैं
तब इनका निर्माण होता है, मतलब इनका तो हमने निर्माण किया है, वो है, वो जोड़े ऑलरेडी हैं और इनका हमने निर्माण किया है, तो ये सहजातीय स्वर नहीं होंगे, ये संधि स्वर है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सहजातीय स्वर हमारे पास 3 ही जोड़े हैं। ठीक है, चलो तो आज नियम पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, पहले नियम पढ़ते हैं, तो पहले पढ़ते हैं नियम, फिर बाद में इनको अच्छे से नियमों को उदाहरणों में और लेके चलेंगे। ठीक है, चलो तो पहला नियम क्या होगा? नियम 1 नंबर, यदि ए या आ के बाद ए या आ ही आ जाए, क्या होगा? यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यहां ए या आ हो या यहां भी ए या आ हो, तो विकार उत्पन्न क्या होगा? तो विकार एक ही होगा कि दोनों मिलकर आ का निर्माण कर लेंगे। दोनों क्या करेंगे? आ का निर्माण कर लेंगे। समझ आया? ठीक है, इतना समझ आ गया? कैसे? थोड़ा सा और इसको खोलते हैं कि सर कैसे कैसे आएगा। तो अगर मैं और थोड़ा डिटेल में करूं, यदि ए के बाद यदि ए के बाद ए ही आ जाए, अब ध्यान रहे ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा और ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा, ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा। ठीक है, यदि ए के बाद ए आ जाए, यदि ए के बाद आ जाए, यदि आ के बाद आ जाए, यदि आ के बाद ए आ जाए, ये 4 कंडीशन बनती है। ये 4 कंडीशन बनती है इस नियम की। अगर ऐसा होता है तो हमारे उत्तर हमेशा एक ही आएगा, विकार उत्पन्न होने के बाद हमें केवल आ ही मिलेगा। अगर मैं इसका एक उदाहरण भी बताना चाहूं तो क्या करें? राम अवतार, अगर मैं करूं राम योग अवतार, मैं एक बार सिंपल समझा रहा हूं, बाद में इसको अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार देखो, ठीक है, राम योग अवतार, तो इसका देखो, इसका अंतिम वर्ण कौन सा है? दिमाग में क्या आ रहा है? मैं नहीं, मैं को भी खोलो, इसमें एक और जुड़ा हुआ है, कौन सा? एक ए की मात्रा भी तो जुड़ी हुई है, वो निकालो। उसके बाद इसका क्या है? पहला ए है, दोनों मिलेंगे तो जवाब क्या आएगा? हमें आ आएगा। बस, तो ये अब आ की मात्रा है वो इस मैं में जुड़ जाएगी, तो होगा क्या? रामावतार। उत्तर क्या आएगा? रामावतार, अर्थात हमें ये आ की मात्रा यहां जोड़ दी जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? चलो अब करते हैं नंबर 2 नियम। नियम नंबर 2, यदि ई या दीर्घ ई के बाद ई या दीर्घ ई ही आ जाए, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? तो हमें उत्तर सदैव दीर्घ ई ही मिलेगा। ठीक है, अब इसी की तरह इसकी भी हम बना लेते हैं, पॉसिबिलिटीज की कितनी बनती हैं। यदि ई के बाद यदि ई के बाद ई हो, यदि ई के बाद दीर्घ ई हो, यदि दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई हो, यदि दीर्घ ई के बाद ई हो, ये 4 कंडीशन यहां भी बनती हैं। इनमें भी उत्तर क्या आएगा? हमेशा दीर्घ ई ही आएगा। एक उदाहरण इसका भी बोल देते हैं, क्या बनाए? आसान सा बनाए, परियोग ईक्षा, परियोग ईक्षा। अब देखो, इसका अंतिम वर्ण क्या है? कि सर दिख रहा है हमें छोटी ई है, इसका पहला वर्ण क्या है? दिख रहा है सर हमें दीर्घ ई है। नियम कौन सा लग रहा है? ये देखो, ये वाला लग रहा है। उत्तर हमेशा क्या आएगा? दीर्घ ई ही आएगा। अब ये दीर्घ ई कहां जुड़ेगा? तो दीर्घ ई जाके जुड़ जाएगी रे में, तो उत्तर क्या बनेगा? परीक्षा। ये यहां जुड़ गई। ठीक है, इतना समझ आ गया? अंतिम नियम एक और कर लेते हैं इसका। अंतिम नियम और कर लेते हैं।
नियम नंबर 3, यदि उ या दीर्घ उ के बाद उ या दीर्घ उ आए तो उत्तर हमेशा दीर्घ उ ही रहेगा। अब इसी नियम के हम जो 4 संभावनाएं बनती हैं वो बना लेते हैं। यदि उ के बाद उ ही हो, यदि उ के बाद दीर्घ उ हो, यदि उ के बाद दीर्घ उ हो, यदि दीर्घ उ के बाद दीर्घ उ हो, या फिर यदि दीर्घ उ के बाद उ हो, ये 4 संभावनाएं फिर बनती हैं। उत्तर हमेशा क्या आएगा? दीर्घ आएगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि। मतलब तीनों जो नियम हैं उनके उत्तर हमेशा क्या आएंगे? मेल होने पर दीर्घ ही मिलेगा। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण क्या बनाए? आपको नहीं आ रहा नियम, इसका उदाहरण एक हाँ, चमुत्तम। अगर मैं बोलूं चमु योग उत्तम, अब देखो इसका पहला क्या है? पहले का अंतिम वर्ण क्या है? उ है। दूसरे का पहला क्या है? उ है। ठीक है, पहला ही नियम लग गया तो उत्तर हमेशा क्या आएगा? दीर्घ उ आएगा। तो क्या बनेगा? अब ये जो दीर्घ उ है वो इस मैं में जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? चमुत्तम। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आप सबको? यहां तो समझ आ गया? तो यह एक स्लाइड आपकी बहुत सारी जानकारी इसमें भर दी है मैंने। परिभाषा, कहां संधि होगी, बदलाव क्या होंगे, संधि कितने प्रकार से होगी, संधि के कितने प्रकार या भेद होते हैं, उसके बाद स्वर संधि जो दो स्वरों का मेल होकर उत्पन्न विकार होगा, उसमें संधि के 5 प्रकार है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के हमने 3 नियम बनाए हैं, वो आपको दिमाग में बैठ जाने चाहिए कि यदि ए के बाद ए या आ के बाद ए या आ का मेल हो तो उत्पन्न हमेशा आ मिलेगा, हमें दीर्घ मिलेगा। यदि ई के बाद दीर्घ ई का मेल हो, यदि ई या दीर्घ के बाद ई या दीर्घ ई का मेल हो तो भी उत्तर में हमेशा दीर्घ मिलेगा। क्या? दीर्घ ई। यदि उ या दीर्घ उ के बाद उ या दीर्घ उ का मेल हो तो उत्तर हमेशा क्या मिलेगा? हमेशा दीर्घ उ। तो ये दीर्घ होने के कारण हमें इस संधि का नाम क्या पड़ा है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट्स में बना लेना है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं है। तो इस बार इसका एक बार स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं हम आगे इन नियमों को और अच्छे से और इनके उदाहरण भी बनाते रहेंगे। तो लो एक बार स्क्रीनशॉट। हाँ, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब करते हैं आगे। तो हमने नियम पढ़ लिए, ठीक है, तो हम सीधा शुरू करते हैं। तो पहली संधि कौन सी है हमारी? दीर्घ स्वर संधि। नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि। मैंने आपको इसके तीनों नियम बता दिए हैं, तो पहले नियम से ही शुरू करते हैं। तो पहला नियम क्या बोलता है? नियम नंबर 1 क्या बोलता है कि यदि, चलो मार्कर चेंज करते हैं। पहला नियम क्या बोलता है कि यदि ए या आ के बाद ए या आ का ही मेल हो जाए तो उत्तर सदैव दीर्घ आ ही रहेगा। उत्तर सदैव क्या रहेगा? आ ही रहेगा। अगर इस नियम को और खोलना चाहे तो ए के बाद ए का मेल हो सकता है, ए के बाद आ का मेल हो सकता है, आ के बाद आ का मेल हो सकता है, या आ के बाद ए का मेल हो सकता है। सभी परिस्थितियों में जो हमारा उत्तर है वो आ ही आएगा। ठीक है, यहां तक हो गया था। तो चलो एक उदाहरण करते हैं। क्या करें? उदाहरण देखें, एक अच्छा सा उदाहरण आपको करवाता हूं। चलो, देव योग आल्य एक छोटा सा है। देव योग आल्य, ये आपको संधि विच्छेद मिल गया है। अब आपको इसकी संधि करनी, अर्थात इनको जोड़ना है। अब देखो, मैंने आपको बताया था संधि होती कहां है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, संधि केवल यही होती है, इससे बाहर संधि नहीं होती। अगर मैं बोलूं कि आप यहां ढूंढो
मत ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अब ये स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, ऐसे ही यहां पे ये भी स्वर हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, पर स्वर संधि की परिस्थिति है, जो स्वर संधि का नियम है, उसमें क्या होगा कि हमारे पास दोनों ही स्वर होंगे। हमारे पास पहले पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा, दूसरे पद का पहला वर्ण भी स्वर होगा। ठीक है, ये कंडीशन तो यहां लागू हो जाती है कि हमारे पास दोनों ही स्वर होंगे, इसलिए वो क्या है, स्वर संधि है। अब इसका इस क्या क्या है, देव का अंतिम वर्ण कौन सा है, तो दिमाग में सर वह है ना इसका, नहीं। अब देखो देव है, इसमें एक स्वर भी तो जुड़ा हुआ है अंतिम में, वह में कौन सा जुड़ा हुआ है, अगर मैं वह को तोड़ू तो ये होगा ना, होगा। तो बस आपको इतना ही करना है। अब देव को एक बार पूरा लिखो, बस वह को कर दो हलंत और इसके आगे ए निकाल दो, फिर योग का चिन्ह आ गया ये वाला, और अब आगे देखो आ जुड़ा हुआ है, आ लगाओ, बाकी वाला पूरा लिख दो, बस उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये नियम कौन सा है, ये वाला नियम लग गया। अब ये होगा क्या, ये दोनों मिलकर अपने दीर्घ रूप में बदल जाएगा। अब ये आज जुड़ेगा कहां सर, ये दिमाग में आता है कि सर ये आज जोड़ेंगे कहां, तो ये जुड़ेगा अपने आगे वाले में, यहां। अब ये देखो वह हलंत है मतलब आधा है, तो इसमें जाके ये जुड़ जाएगा, तो होगा क्या, देवा ये जुड़ गया और आगे ये लय पड़ा है, तो देवालय। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब सर हम इसका संधि विच्छेद कैसे करें, मान लो हमें ये तो करना आ गया, हम ये तो कर लेंगे, इतना तो आसान है, हम कर लेंगे। अब हमें केवल शब्द मिल गया, तो हम कैसे करेंगे, ये भी दिमाग में आता है। चलो आसान सा करते हैं, ये सेम नहीं करेंगे, अलग करते हैं, अलग करते हैं। ये तो आपने देवाला बना लिया, चलो अब करते हैं हिमालय का संधि विच्छेद। कौन सा, हिमालय। अब देखो, अब अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है तो आप निकाल लोगे, पर मेरा मानना है संधि विच्छेद करते समय, तोड़ते समय आप पूरे ही इसका क्या करो, वर्ण विच्छेद कर लो, इसका पूरे का, इसका स्वर और व्यंजन दोनों अलग अलग कर दो, मैंने आपको बताया था, तो करो। तो है में कौन सी मात्रा, सर छोटी की, मैं में किसकी मात्रा, सर आ की, आगे लय में किसकी मात्रा, सर ए की, और यह छोड़ देना भाई, अंतिम अगर ए हो तो उसको अलग नहीं करना हमने। अब देखो, अब हमें नियम के अकॉर्डिंग देखो, आप एक बार नियम देखो कि हमें क्या मिल रहा है इसमें, इन तीनों में से क्या मिल रहा है, सर हमें आ की मात्रा तो दिख रही है, यहाँ पे आ की मात्रा दिख रही है। अब आप बोलोगे कि सर जब हम एग्जाम करेंगे तब थोड़ी हमें आ की मात्रा याद रहेगी, तो आपको याद रखने पड़ेंगे, वो मैं अंतिम में आपको सारे याद करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। एक बार आप देखो, बस आ की मात्रा आपको दिख गई। अब आपको पता है कि ये जो आ बना है वो ए या आ, उसके बाद ए या आ के मेल से ही बना है, मतलब ये ही मेल होगा, इतना तो पता है। तो अब इधर वाले को पूरा लिखो, इधर वाले को पूरा लिख दो, ये होगा लय, ठीक है। और इधर वाले को पूरा लिखोगे तो क्या होगा, हिम, बस मैं क्या होगा, हलंत होगा, मैं हो गया हलंत, इतना कर लिया। अब देखो इस ए या आ में यहां कौन सा जुड़ेगा, इस मैं में तो हिमा नहीं होता, हिम होता है, इतना तो आपको पता होगा, तो हिम हो गया। अब इधर इनमें से कौन सा इसके आगे जुड़ेगा, अल्य नहीं होता, आल्य होता है, यह भी आपको पता होगा, तो कौन सा जुड़ गया, आल्य, ये हो गया आपका हिम योग आल्य। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस यहां आपको केवल पहले पद का अंतिम, दूसरे पद का पहला वर्ण निकाल लेना, आप निकाल लोगे, और इसमें क्या करोगे, आप देख लेना शब्द आपको कहां मिल जाएगा, उसको तोड़ो किससे बना हुआ है, जैसे ये ए या आ, और ए या आ से मिलकर बना था, उसके बाद बाकी बचे उसको पूरा लिख लो, इनमें से जोड़ो कौन सा सही जुड़ रहा है वही आपका उत्तर हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अब मैं करता हूं, आपको क्या करता हूं, इसके उदाहरण लिखवा देता हूं जो आपको घर पे बनाने हैं, ठीक है। उदाहरण लिखवाता हूं इस नियम के, लिखना जल्दी जल्दी आप, चलो लिखो। उदाहरण है भी इसके जो आपको घर पे बनाने हैं। महाशय, रामानंद,
विद्यालय, देवालय, आत्मानंद, सत्यार्थी, विद्यार्थी, भोजनालय, कारावास, भोजनालय, कारावास, और लिखवा देता हूं हिमालय, रत्नाकर, रत्नाकर, और बहुत हो जाएंगे, रत्नाकर, हाँ, देहांत, मायाधीन, वार्तालाप। चलो इतने बहुत है। बाकी आपके पास कोई भी ऑथेंटिक बुक होगी, आप उसमें से देखना, आपको उदाहरण और मिल जाएंगे। वरना आप चैट जीपीटी या कोई भी एआई है उस पर आप अगर ये नियम लिख के डालोगे तो आपको इसके बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 10-12 दे रहा हूं, आपको वो अपने कॉपी में करने हैं। ठीक है, तो नियम नंबर 2 कौन सा है? ये तो हमारा नियम नंबर 1 हो गया, नियम नंबर 1 है। अब नियम नंबर 2 कौन सा है कि यदि ई या दीर्घ ई के बाद ई या दीर्घ ई ही आ जाए तो उत्तर हमेशा दीर्घ ई ही रहेगा। इतना पता था आपको? चलो एक बार आप लो स्क्रीनशॉट, तो मैं पी लूं भी पानी। हो गया? चलो तब करते हैं ई या दीर्घ ई के बाद ई या दीर्घ ई ही हो तो क्या होगा। अब इसकी जो परिस्थिति हम बना लेते हैं कि ई के बाद ई हो सकता है, ई के बाद दीर्घ ई हो सकता है, दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई हो सकता है, या दीर्घ ई के बाद ई हो सकता है। हर परिस्थिति में उत्तर हमारे पास दीर्घ ई ही आएगा। क्या आएगा? हर परिस्थिति में उत्तर क्या आएगा? दीर्घ ई ही आएगा। यही रहेगा। चलो अब इसका बना देते हैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण। तो चलो, एक तो हो गया रवि योग इंद्र, रवि योग इंद्र। ठीक है, ये अब आपको इसका संधि करना है। तो कैसे करोगे? मैंने आपको बता दिया क्या करना है कि पहले पद का अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण कौन सा है, तो इसमें से कौन सा निकलेगा? सर हम वह को हलंत करेंगे तो क्या आएगा? सर ई आएगा, इधर रै को रख लो। उसके बाद दूसरे पद का पहला वर्ण हमारे पास ई है, नंद्रो को पहले रख लो। अब देखो नियम कौन सा लग रहा है? सर पहला ही नियम लग रहा है। ये देखो, ये रहा पहला ही नियम, सेट बैठ गया। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सर दीर्घ ई बनाएंगे। बना ली। अब ये दीर्घ जाएगी कहां? तो ये दीर्घ इस वह में जाके जुड़ जाएगी। जोड़ दोगे तो बस रै वह में दीर्घ ई जुड़ गई। आगे हमारे पास ये था ही, तो बन गया रविंद्र। बन गया। आसान है, कुछ नहीं करना। पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण, दोनों को मिला दो। आसान है। चलो एक और कर लेते हैं, एक और तोड़ते हैं। तो परीक्षा, इसको तोड़ते हैं। तो वही करना क्या है आपको? इसका करना है वर्ण विच्छेद, इसको पूरा अलग अलग करना है। तो पै में ए की मात्रा, उसके बाद रै में दीर्घ ई की मात्रा, उसके बाद क्ष में आ की मात्रा। इतना हमने अलग कर लिया। अब हमें क्या देखना है? दीर्घ ई, सर ये पड़ी, मिल गई। अब ये बनी किससे है? तो ई या दीर्घ ई के बाद ई या दीर्घ ई ही होगी। आगे वाला पूरा लिख दो। सर इधर होगा क्ष और इधर होगा पर।
पर रह क्या होगा, हलंत होगा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब इन दोनों ई में से इधर रे में एक जुड़ेगी और इन दोनों ई में से क्षय से पहले एक जुड़ेगी। तो पहला देखें तो परी में छोटी की मात्रा आती है। परी में क्या आती है, छोटी की मात्रा आती है, तो परी। और एक शा में ध्यान रखना भी बड़े ई की मात्रा आती है, बड़े की मात्रा, परियोग ईक्षा। अब आपके दिमाग में सर हमें कैसे पता चलेगा छोटे की क्या बड़ी की, तो ये अब आपको शब्द ध्यान में रख लेने हैं। ये ईक्षा, परी, ईश, ये घूमेंगे शब्द, बार बार घूमेंगे, रिपीट होंगे यही। तो आपको दिमाग में रखना है कि ये ईक्षा है, दीर्घ की मात्रा आती है इसमें। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके काफी सारे उदाहरण मैं और करवा देता हूं। लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी, लो 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 स्क्रीनशॉट लो। हो गया, चलो मिटा दे। सॉरी भी, थोड़ा पसीना आ रहा है, थोड़ा आप कंप्रो करना, थोड़ा मैं कर रहा हूं। आप तो क्या ही करोगे भी, आपको तो बैठ के आराम से बढ़िया एसी कूलर के आगे देखना ही है। चलो उदाहरण लिख लो। भानुदय, गुरुपदेश, और क्या लिखोगे, मंजूषा। मंजूषा बोलते हैं भी, कलश को बोलते हैं, ठीक है। कटुक्ति, अरे सॉरी सॉरी, ये गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, आपको गलत दिखा दिया। हाँ अभीष्ट लिखो आप तो, ये भी गलत लिखवा दिया, सॉरी भैया, दोनों काट, दोनों तीनों काट देना, गलत लिखवा दिए। हाँ आप ये लिखो, सॉरी सॉरी सॉरी। श्रीश, कविंद्र, अभीष्ट, अभीष्ट, वारीश, वारीश, महेंद्र, महेंद्र, अतीव, मुनिंद्र, मुनिंद्र, और अभीप्सा, अभीप्सा। हो लिख लो, नारीश्वर, नारीश्वर, देवीच्छा, नारीश्वर, देवीच्छा, और कपीश, कपीश। काफी हो गए। रविंद्र, रविंद्र, चलो इतने सारे बना लेना, काफी आपके लिए। तो ये सारे उदाहरण आपको क्या है, बनाने हैं घर से। ठीक है, एक नियम हो रह गया, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं अगला नियम भी। लो स्क्रीनशॉट जल्दी, हो गया। चलो अब करते हैं इसका तीसरा नियम। याद होगा तीसरा नियम क्या बोल रहा था अभी, यदि उ या दीर्घ उ के बाद उ या दीर्घ उ आए तो उत्तर सदैव दीर्घ उ ही रहेगा। नियम यही बोल रहा था, ठीक है। चलो इस नियम को और खोलते हैं थोड़ा। तो उ के बाद उ आ सकता है, उ के बाद दीर्घ उ आ सकता है, दीर्घ उ के बाद दीर्घ उ आ सकता है, या दीर्घ उ के बाद उ आ सकता है। हर एक परिस्थिति में उत्तर सदैव दीर्घ उ ही रहेगा। पता है आपको, इतनी बात पता है। तो चलो एक बनाते हैं आसान सा उदाहरण।
गुरु योग उपदेश। अब देखो एक चीज बता देता हूं, जैसे रै में जुड़ा हुआ है उ, तो अगर सीधा ऐसे जुड़ा हुआ है तो है ये छोटा उ, मान लो ये उ जुड़ा हुआ इसमें, और अगर ये ऐसे घूम गया तो ये है दीर्घ उ। बस इतना ध्यान रखना, यदि सीधा जुड़ा, मान लो इसमें सीधा जुड़ा हुआ, घुमा नहीं है पूरा, अगर ये घुंडी बन गई तो ये दीर्घ उ होगा। ठीक है, चलो अब इसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो गु, उसके बाद रै, रै में छोटे उ की मात्रा, उसके बाद हमारे पास क्या है उ, बाकी को पूरा लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें पहला ही नियम यहां मिल गया, उ के बाद उ, बदलाव क्या होगा दीर्घ उ, बाकी को पूरा लिखो, आदेश रै उ। अब ये दीर्घ उ इस रै में जुड़ेगा तो होगा क्या गुरुपदेश। क्या बनेगा गुरुपदेश, ये हो गया। अब अगर मैं आपको शब्द देता हूं पूरा, भानुद्य, क्या दिया भानुद्य। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको तोड़ना है, तो भय, भय में आ की मात्रा, उसके बाद न, न में दीर्घ उ की मात्रा, उसके बाद द, द में ए की मात्रा और यह अंतिम यह। ठीक है, अब आपको ढूंढना क्या है, सर में दीर्घ उ की मात्रा ढूंढनी है, ये मिल गई सर में। अभी किससे मिलके बनी है, तो ये उ या दीर्घ उ के बाद उ या दीर्घ उ का मेल है ना, आगे वाले को पूरा लिख दो क्या है दया, और इधर भी पूरा लिख दो क्या है भान। बस ये न हलंत रखना। अब इस न में इनमें से कोई एक जुड़ेगा और इस दया के आगे इनमें से कोई एक जुड़ेगा, तो न में कौन सा जुड़ेगा, तो भानु में छोटे उ की मात्रा होती है, भानु नहीं भानु होता है। ठीक है, भानु, और आगे उदय में तो आपको पता होगा भाई, उदय में छोटा उ होता है तो उदय, बस मिल गया भानु योग उदय। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। संधि को जितना हवा बना देते हैं ना बच्चे, संधि है सर बहुत मुश्किल होगी कैसे करेंगे, उतना नहीं है अभी, बहुत आसान है। चलो इसके उदाहरण लिख लो, लिखो मंजूषा, वो उदाहरण इसके थे भी, मैंने आपको वहां लिखवा दिए थे। मंजूषा, कटुक्ति, मंजूषा, कटुक्ति, वधूत्सव, वधूत्सव, बुधर्व, बुधर्व, सुक्ति, सुक्ति, धातुष्मा, धातुष्मा, लघुत्तम, चमुत्तम, सिंधूर्मी, लघुर्मी, लघुर्मी, और बहुर्जा, बफूर्जा। ये लो, लो स्क्रीनशॉट एक बार इसका। हो गया, चलो तो यहां तक कर लेना भाई, हमने स्वर संधि का एक प्रकार दीर्घ स्वर संधि इसको पूरा कर लिया है। इसके 5 प्रकार है, कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। मैं कोशिश करूंगा अगली एक पूरी क्लास में आपको इसके जो 4 प्रकार है, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि, पूरे करवा दूंगा। इसमें हमने संधि का परफॉर्मा क्या होती है, संधि कहाँ होती है, कितने प्रकार से होती है, कितने प्रकार होते हैं, वो सब पढ़ लिए हैं। आप अच्छे से याद कर लेना, और इसके नोट्स बनाना भी, अच्छे से नोट्स बनाना, उदाहरण खुद से बनाना। मैंने 10 उदाहरण अगर आपको दिए हैं तो 10 खुद से ढूंढो, 10 ढूंढो, 20 ढूंढो, उदाहरण बनाओ, ताकि आपको एग्जाम में वो सामने उदाहरण होंगे तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इतनी ज्यादा। एग्जाम में पहले मेहनत करोगे तो एग्जाम में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वरना एग्जाम में अगर ये सब करोगे तो टाइम लगेगा। इसलिए ये अब रफ कॉपी में करो, घिसो रफ कॉपी को टिका के, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए।
ठीक है, तो यहां तक पढ़ लेना भी। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।